Hello, good evening. It is 4 and this is the time to start the webinar. Am I audible? अगर Yes, मेरी sir. आवाज आप सुन पा रहे हैं तो आप यस हाँ बोलिएगा। या धन्यवाद। Yes. भाविक भाई। यस सर। सो हम लोग शुरू करते हैं। नमस्ते देश भर दुनिया भर से इस वेबिनार में ज्वाइन करने वाले मेरे सारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी मैं पूर्व भूमिका आपको बता देता हूं और इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है सुनील चापोरकर। मैं करीब 1999 से इंटरनेट स्पेस में काम कर रहा हूं। मेरा करीब 30 साल का एक्सपीरियंस हार्डकोर सेल्स का है और भारत में आज और पूरी दुनिया में शायद इंटरनेट के ऊपर जो कंपनी राज कर रही है उनमें से 3 कंपनियों के साथ में मैंने भारत में उनकी एंट्री होने के साथ में मैंने काम किया है। जब गूगल भारत में पहली बार आया था तब उन्होंने हमारी कंपनी के साथ में टाई अप किया था क्योंकि हम लोग डेटाबेस में सबसे बड़ी कंपनी थे। वो गूगल ने भारत में सबसे पहले टीम को जब ट्रेन किया था उस टीम का पार्ट मैं था। सो आई एम प्राउड टू बी ट्रेन्ड बाय गूगल फॉर गूगल। जब फेसबुक इंडिया में एंटर हुआ था तब भी उनके साथ हमारा टाई अप हुआ था एंड वी हैव गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम द फेसबुक। सो दैट इज हाउ वी हैव एन एक्सपोजर। हमारा एक्सपोजर ऐसा है कि गूगल ने हमको गूगल सिखाया है और फेसबुक ने हमको फेसबुक सिखाया है। 2010 में अलीबाबा जब इंडिया में आया तब अलीबाबा को हमने लॉन्च किया था और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि सूरत और साउथ गुजरात में अलीबाबा को लॉन्च करने वाला मैं था। तो इंटरनेट स्पेस में इंटरनेट मार्केटिंग कैसे होती है उसका मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी सारी गूगल की एग्ज़ाम्स में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग और उसमें काफ़ी सारे मार्क्स लेकर के आते हैं एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ आवर क्रेडिबिलिटी टू वर्क फॉर गूगल विद द ऑथेंटिकेशन फ्रॉम गूगल सर्टिफाइड पीपल। हमारी टीम जो है वो भी गूगल सर्टिफाइड है, वो भी फेसबुक सर्टिफाइड है और उनका भी एक्सपीरियंस इंटरनेट स्पेस में काफ़ी अच्छा है। ये तो रही मेरी बात। अभी आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का जो आपने टाइटल पढ़ा होगा तो आपने शायद सोचा होगा कि ये कैसे रिडिफाइन हम कर पाएंगे हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस लॉकडाउन होने के बाद में, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटरनेट की कंपटीशन काफ़ी होने वाली है और इंटरनेट स्पेस में सारे लोग अपनी जगह बनाने की अभी कोशिश करने वाले हैं क्योंकि फिजिकल लोगों की दूरियां बढ़ रही है। इस लॉकडाउन में हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि फिजिकली हम लोग मिलना जुलना बहुत कम पसंद करने वाले हैं अगले आने वाले कुछ सालों में। तो हमारे पास में एक ही मीडियम बचता है जिसमें हम ऑनलाइन हमारी बातें लोगों तक पहुंचाएं। जैसे इस वेबिनार में भी हम लोग ऑनलाइन सब अपने अपने घरों में बैठ करके भी एक अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो यही ट्रेंड जो है आगे चल के भी हर एक बिजनेस के लिए काम करने वाला है। तो जब हम इस टाइटल की बात करते हैं कि रीडिफाइन योर ऑनलाइन प्रेजेंस पोस्ट लॉकडाउन, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लें। विल गो टू ऑन आवर प्रेजेंटेशन। आई जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। Yes, friends. So let us redefine our online presence post lockdown. So what are we going to do when the lockdown is getting over? So let's try to understand.
हम ये प्रेजेंटेशन शुरू करें या ये वेबिनार शुरू करें उससे पहले दादू माझं प्रेजेंटेशन नाही दिसून राहिलं. इज माय प्रेजेंटेशन विजिबल? दादू दिसतंय का? Yes, Sunil bhai. ये प्रेजेंटेशन कोणाचं आहे? दोस्तों 2 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज. Sunil bhai, your presentation is visible. जिगीता पंजा प्रेजेंट कर. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने अपने प्रेजेंटेशंस बंद कीजिएगा क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है, मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं हो पा रहा है. तुम्ही कोणालाही नको करा एंटर. Yes, we are back. दुसरे कोणाचं प्रेझेंटेशन येऊन जात आहे दादू? फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप लोग कोई भी प्रेजेंटेशन ना करें. हॅलो, एम आय ऑडिबल? दादू आवाज येतोय माझा? Yes. आवाज અને પ્રેઝન્ટેશન Friends, before we start our presentation, let us set the ground rules and expectation settings. आइए हम क्या ग्राउंड रूल्स हमारे हैं देख लेते हैं. प्लीज कीप योर माइक म्यूट थ्रू आउट द वेबिनार. आप अपने माइक को कृपया बंद ही रखिएगा. अगर आपको कोई सवाल पूछना है या फीडबैक देना है तो मैसेज के जरिए आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं. शायद बीच में कभी नेटवर्क इश्यू हो सकता है, इंटरनेट ब्रेक हो सकता है, तो इस वेबिनार का कुछ पार्ट आप मिस करें, आप कुछ सुन ना पाए, कुछ देख ना पाए, तो आप हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा. ये प्रेजेंटेशन सारे प्लेटफॉर्म्स पे बाद में अवेलेबल होने वाला है. हम आपके साथ में भी इसकी इनसाइट शेयर करेंगे. ये वेबिनार आपके ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला है जिससे आपके सर्च इंजन रैंकिंग्स इंप्रूव हो सकते हैं. इसके बाद जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा. This webinar talks about primary steps before you strategize your online presence. इस वेबिनार में बताए गए कुछ एक्शंस के लिए आपको बहुत सारा ज्ञान और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है. ये एक्शन बिना किसी एक्सपीरियंस के या नॉलेज के अगर परफॉर्म किए जाएंगे तो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं कम है.
Some content of this webinar is based on official document of Google's Search Quality Evaluators guidelines. This webinar will be recorded and will be available on various online channels. दोस्तों ये मैंने जो बताया है कि इसका कुछ कंटेंट जो है वो गूगल की सर्च क्वालिटी इवैल्यूएटर्स गाइडलाइंस में से ली गई है। इसका मतलब ये है कि गूगल ने अपने सर्च रिजल्ट में क्या क्या बताना है उसके सारे नॉर्म्स डिसाइड करके रखे हैं और उसकी कंडीशंस और टर्म्स और क्या क्या चीज़ें वो टॉप पर दिखाएंगे उसका पूरा कच्चा चिट्ठा उन लोगों ने 166 पेज का डॉक्यूमेंट बना के रखा है, उसमें दिया हुआ है और हर साल ये डॉक्यूमेंट अपडेट होता है और ये हर एक मार्केटर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके कोई भी गूगल के फर्स्ट पेज में लिस्टिंग लाने की कोशिश नहीं कर सकता और कामयाब नहीं हो सकता अगर कोशिश भी करे तो। आइए हम शुरू करते हैं हमारे वेबिनार के लिए। हमारे वेबिनार की जर्नी अब यहाँ से शुरू होती है और 1 घंटा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करने से हमारा गूगल रैंकिंग अच्छा होगा। दोस्तों ये वेबिनार शुरू करने से पहले मैं थोड़ी चीजें और आपसे क्लेरिफाई करना चाहूंगा। इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव ये है कि आज तक आप लोगों ने जितनी भी एक्टिविटीज ऑनलाइन की होगी, आपने सोशल मीडिया पेजेस बनाए होंगे, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स बनाए होंगे, ट्विटर हैंडल बनाया होगा, आपकी वेबसाइट बनाई होगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने कुछ काम किया होगा। ये सारी की सारी चीजें क्योंकि पिछले 30-32 दिनों से हम लोग लॉकडाउन में हैं और काफी सारी एक्टिविटीज हमारी स्टैंड स्टिल है, तो गूगल के रैंकिंग पूरे अप डाउन हो गए होंगे क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम हमेशा चेंज होता रहता है और उसके रैंकिंग्स में बदलाव आते रहते हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको काफी सारा काम इसके अंदर करना जरूरी होने वाला है, जिससे आपकी रैंकिंग वापस पहले जैसी थी शायद उससे अच्छी करनी पड़ सकती है। तो इसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। सबसे पहला जो ऑनलाइन मार्केटिंग का एस्पेक्ट है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। अभी सर्च इंजन में गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, सफारी एक सर्च इंजन है। ऐसे कई सारे सर्च इंजन पूरी दुनिया में हर एक देश में अपने अपने देश के अलग अलग, जैसे चाइना में गूगल नहीं चलता है वहाँ पे बाइडू सर्च इंजन है। बाइडू ये अलीबाबा की ही एक प्रोडक्ट है। तो फेसबुक और गूगल दोनों चाइना में नहीं है, तो चाइना में अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स है। तो अगर आपका प्रेजेंस आपका अगर चाइना के साथ में आप बिजनेस करते हैं तो चाइना में आपको अलग तरीके की स्ट्रैटेजी करके वहाँ के सर्च इंजन में आपको रैंकिंग बनानी पड़ेगी। ये सारे क्राइटेरिया जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो आपको चाइना की रैंकिंग इंप्रूव करने में भी काम में आएगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में आपके सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव करने में ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी। तो सर्च इंजन मार्केटिंग के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे ख्याल से हम सब लोग बहुत फेमिलियर हैं और बहुत सारा काम भी इसके ऊपर हम लोग करते हैं। आप में से मेरे ख्याल से 99% लोग अपनी खुद की प्रोफाइल पे काम करते होंगे, अपने बिजनेस के पेजेस आपने बनाए होंगे, आप कई बिजनेस ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट करते होंगे, चर्चाएं करते होंगे। तो ये सब चीजें आप जरूर करते होंगे। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमको क्या बदलाव करना होगा। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सोशल मीडिया के बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन के ऊपर ही। और तीसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दोस्तों सर्च इंजन मार्केटिंग कब काम में आता है? जब लोग सर्च इंजन में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढते हैं तब उनको आपका प्रेजेंस मिलना चाहिए, इसके लिए सर्च इंजन के ऊपर एक्टिविटी की जाती है। जब आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस हो और आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एक्टिविटीज करते हैं टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करके, जिससे आप उनके प्रोफाइल्स में पुश कर सके अपने आप की इंफॉर्मेशन। तीसरा जो पोर्शन मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? इन्फ्लुएंसर नामी ग्रामी लोग होते हैं, इनकी अपनी खुद की कम्युनिटी होती है और इन कम्युनिटी के अंदर इन लोगों की अच्छी खासी पूछ होती है, इनकी अच्छी खासी बैकिंग होती है, इनकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है। तो इस रेपुटेशन का ये लोग उपयोग करके लोगों की प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने में और उसमें से कुछ पैसा बनाने में उपयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वैसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स लोग आपकी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये 3 एस्पेक्ट से ऑनलाइन मार्केटिंग के। अब आगे अपन चलते हैं और हम 3 एस्पेक्ट देखते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के।
अभी यहाँ से हम लोग स्टिक करेंगे सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर, और सर्च इंजन मार्केटिंग में भी हम सिर्फ एक या दो चीजों के ऊपर ही ध्यान देने वाले हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है ये लॉकडाउन खुलने के बाद में। तो क्या है 3 एस्पेक्ट सर्च इंजन मार्केटिंग के? तो एक तो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट। बिना सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट के आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फुलफिल कभी नहीं हो सकती। अगर आपकी वेबसाइट शायद नहीं है, मैं एज्यूम करता हूं कि आप सबकी वेबसाइट होगी ही, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट नहीं है तो लॉकडाउन खुलने के बाद में आप सबसे पहले काम ये करिएगा कि एक अच्छी सी सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट आप बनवाइएगा किसी अच्छे वेब डेवलपर से, क्योंकि बिना इसके आपकी ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज फुलफिल नहीं होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरा इसका एस्पेक्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी एक वेबसाइट हो गई, फिर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल में पहले 2 लिस्टिंग्स आते हैं एडवर्टाइजिंग के, उसके बाद में जो भी लिस्टिंग्स आते हैं वो लिस्टिंग्स होते हैं जो गूगल समझता है कि आपका जो सर्च वर्ड है, आपका जो कीवर्ड है, जो आप चाहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो वेबसाइट्स काम की है ऐसा गूगल मानता है, वो वेबसाइट की लिस्ट आपको देता है। तो उस वेबसाइट की लिस्ट में आने के लिए आपको जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है सर्च इंजन एड्स। जैसे आप गूगल के अंदर एड्स देते हैं तो किसी भी कीवर्ड के ऊपर कोई भी सर्च करता है तो उसको सबसे पहले 2 एड्स देखने ही पड़ते हैं और फिर बॉटम के अंदर 2 एड्स आते हैं। ऐसे हर एक पेज के ऊपर आपको गूगल के 4 एड्स दिखेंगे, सेम वैसे ही एड्स आपको बिंग के ऊपर भी दिखेंगे, सफारी के ऊपर भी दिखेंगे। हर एक सर्च इंजन एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ही है और वो लोग एडवर्टाइजमेंट उनका सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं और हम अभी स्टिक करते हैं, फिल्टर होकर के आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है ये हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे होता है ये हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है, जब लॉकडाउन खुलेगा और जब आप आपके बिजनेस के ऊपर जाते हैं तब आपने सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है उस एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हमने सर्च इंजन मार्केटिंग के 3 एस्पेक्ट्स में सबसे पहले देखा आपको सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टिक करते हैं, इसके आगे हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है? जब आप वेबसाइट बनाने की सोचते हैं तो उसके पहले आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें सोचनी पड़ेंगी और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको आपका वेबसाइट बनाने का पर्पस आइडेंटिफाई करना होगा। कोई भी वेबसाइट आप जब बनाते हैं, आपने अपना सोशल मीडिया भी बनाया होगा, आपने अपना जब बिजनेस चालू भी किया होगा तभी भी आपका एक ऑब्जेक्टिव आपने बनाया होगा, आपने विजन और मिशन बनाया होगा कि आपका बिजनेस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगा, कस्टमर की लाइफ इस प्रोडक्ट से ऐसे आसान होगी। सिमिलरली आपकी वेबसाइट का जो बेसिक पर्पस होता है वो बेनिफिट होना चाहिए। जो भी बंदा गूगल के ऊपर सर्च करता है और आपकी वेबसाइट अगर उसको दिखती है और वो आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर करता है तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कीवर्ड या सर्च वर्ड उसने डाला था उसका ऑब्जेक्टिव आपकी वेबसाइट को देखने से फुलफिल होना चाहिए, ये गूगल मानता है। और इसीलिए जब आप आपकी वेबसाइट बनाएंगे या वेबसाइट आपकी बनी भी है तो भी आप उसको रीऑडिट कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है जिससे यूजर को बेनिफिट हो। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आइए हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है EA। अच्छा, ये स्टैंड करता है एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। अच्छा, ये क्या है? एक्सपर्टीज क्या है? आपने जब बिजनेस चालू किया और आज आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपकी कुछ एक्सपर्टीज है, तभी आप इस मार्केट के अंदर चल रहे हैं और आपके कस्टमर्स आपके साथ में बिजनेस कर रहे हैं।
इस बिजनेस को करने में आपकी कुछ अथॉरिटी है जिसकी वजह से कस्टमर्स आपके पास में आके आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं और लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तभी वो आपके साथ में जुड़े हैं। तो ये एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ये तीन चीजें जब आप आपकी वेबसाइट का कंटेंट बनाते हैं और जब लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे, तो ये तीन चीजें अगर उसके अंदर से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, डिस्प्ले नहीं होती है, यूजर को नहीं मिलती है, तो ये मान के चलिए कि गूगल के सर्च रैंकिंग में आपकी वेबसाइट का नंबर नहीं आने वाला। ये जो रिक्वायरमेंट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये गूगल ने अपने डॉक्यूमेंट में सारी चीजें बना के रखी है, जिसमें गूगल के इवैल्यूएटर्स होते हैं और वो इवैल्यूएटर्स दिन रात हर एक वेबसाइट्स का जायजा लेते हैं और उसमें ये सब चीजें देखते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट से लोगों को बेनिफिट होता है या नहीं, आपकी वेबसाइट आपके एक्सपर्टीज के बारे में, आपके ऑथोरिटेटिवनेस के बारे में और आपके ट्रस्ट के बारे में लोगों को कन्वे करते हैं कि नहीं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है YMYL। शायद ये टर्म आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, या सुनी भी होगी तो आपको इसका ये नहीं मालूम होगा कि ये कहाँ रिलेवेंट होता है। तो YMYL स्टैंड फॉर योर मनी और योर लाइफ। दोस्तों, आपका बिजनेस आपके कस्टमर के पैसे पे या आपके कस्टमर की जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। आपका कस्टमर जब आपसे प्रोडक्ट लेता है तो या तो उसको उसके पैसे पे इम्पैक्ट आता है या तो उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। सिमिलरली, जब वो बंदा आपकी वेबसाइट में जाएगा और अगर उसको कुछ लगता है कि ये मेरे काम का है और वो कुछ डिसीजन लेता है, तो वो उसके पैसे के ऊपर उसको इम्पैक्ट आएगा या उसकी जिंदगी में वो इम्पैक्ट आएगा। तो गूगल इस बारे में इतना स्ट्रिक्ट है कि आपने कोई भी चीज अगर इररिलेवेंट दी है, अनट्रू दी है या कोई गलत दी है या कोई एग्जैगरेटेड आपके क्लेम्स है, और जो गूगल ये समझता है कि ये चीज बराबर नहीं है और लोगों को आप ये मिसगाइड करते हैं, तो वो जहां पर उसका वो मिसगाइडिंग का उसको लगेगा, आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट होगी और आपकी वेबसाइट कभी भी सर्च रिजल्ट में पहले दूसरे पेज के ऊपर पहले 15, 20, 25 लिस्टिंग्स में कभी नहीं आएगी। और दोस्तों, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप जब ये सोचने बैठेंगे कि आपकी वेबसाइट कैसे लोगों के पैसे में या लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट लाती है, तो आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप जो काम करते हैं और जो आप लोगों को बताएंगे उससे लोगों को उनके पैसे के ऊपर इम्पैक्ट आता है या उनकी जिंदगी पे इम्पैक्ट आता ही आता है। तो आपको ये YMYL फैक्टर हमेशा इम्पैक्ट करेगा और इसी की वजह से आपकी वेबसाइट में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी कंटेंट देते हैं, उसके लिए आपको 100% जेन्युइनिटी मेंटेन करनी ही होगी एट एनी कॉस्ट। वरना मान लीजिए कोई भी प्राइस है। अभी एक एग्जांपल हम लोग देते हैं। सूरत जो है वो टेक्सटाइल का वर्ल्ड लीडर है। अभी टेक्सटाइल एरिया में बहुत सारे ई कॉमर्स वेंचर्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर उनका माल बेचते हैं। अभी कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कॉमन है अक्रॉस 4, 5, 10 डिफरेंट वेबसाइट्स, और उनकी जो प्राइस रेंज है, वो प्राइस रेंज अगर फ्लक्चुएट होती है तो गूगल उसको कहीं ना कहीं डिबार कर सकता है। जैसे मान लीजिए यान का अगर कोई रेट है, X प्राइस है, और आपकी वेबसाइट यान को X+2 प्राइस बताती है, तो आपकी वेबसाइट हमेशा रैंकिंग के अंदर मार खाएगी। ये गारंटीड चीज है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं और उसके अंदर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है और ये चीजें समझना भी काफी डिफिकल्ट है हर एक बंदे के लिए। लेकिन क्या है, जैसे हमको अकाउंट्स समझ में नहीं आता है लेकिन फिर भी हमको अकाउंट सीखना पड़ता है, वैसे ही हमको अगर डिजिटल मीडिया समझ में नहीं भी आता है, फिर भी अगर हमें डिजिटल में ऊपर जाना है, मान लीजिए आप एजेंसी से भी काम करवाते हैं या किसी और एक्सपर्ट से भी काम करवाते हैं, तो भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हैंडी होनी ही चाहिए। अदरवाइज कोई भी ये बंदा आपको कुछ भी बना करके खेल सकता है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज में अपना सवाल, कमेंट, फीडबैक दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाई पीपल सर्च। देखिए, हमने ये जाना कि हम हमारी वेबसाइट को रीडिफाइन करेंगे, हम हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को रीडिफाइन करेंगे, तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये 2-3 चीजें जो हमने डिस्कस करी,
वो चीजें हमको हमारा कंटेंट बनाने से पहले, हम हमारी वेबसाइट को रिडिफाइन करने से पहले हमको ध्यान में रखनी ही है। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्यों सर्च करते हैं सर्च इंजन के ऊपर। अभी सर्च इंजन का जब मैं नाम लेता हूं तो मैं मेनली आई विल से गूगल ही, क्योंकि इंडिया में 99% गूगल चलता है और बाकी 1% में सारे सर्च इंजन आते हैं। तो गूगल के ऊपर लोग क्यों सर्च करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। People search the internet for a variety of purposes, ranging from accomplishing a quick task to researching a topic in depth. A search may be, दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप प्रेजेंटेशन करने की कोशिश मत कीजिए, मेरा प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होता है और वो लोग फिर देख नहीं पाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली डू नॉट डू एनीथिंग इन प्रेजेंटेशन। सबको याद करते हो ना बेटा। Sorry for the interruption. सो व्हाई पीपल सर्च, देखिए लोग क्यों सर्च करते हैं। लोग कोई एक टेम्पररी सब्जेक्ट के लिए सर्च करते हैं या कोई परमानेंट रिक्वायरमेंट के लिए सर्च करते हैं। एक कोई मूवी का नाम भी सर्च करते हैं और पूरी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट फंड क्रिएट करने के लिए भी लोग सर्च करते हैं। तो लोग काफी सारी चीजें सर्च करते हैं और हर एक सर्च जो है वो पर्पस ड्रिवन होता है। A search may be done when someone is bored and looking for a entertainment, such as search for funny video. आप funny video search करते हैं। A search may be a single question asked during a critical moment of a person's life. जैसे अभी COVID-19 is the highest searched keyword. तो सिम्टम्स क्या है COVID-19 के। अब ये COVID-19 के सिम्टम्स, मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बना दी और मैंने COVID-19 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी और गूगल उसको COVID-19 का जब सर्च होता है तब वो बताएगा। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास में COVID-19 की कोई अथॉरिटी नहीं है, ना मैं मेडिकल पर्सन हूं, ना मेरे पास में कोई डिग्री है, ना मेरे पास कोई एक्सपर्टीज है। तो मेरा बनाया हुआ COVID-19 का पेज कभी भी गूगल के सर्च में पहले पेज पे नहीं आएगा और कभी शायद किसी पेज में भी नहीं आएगा, क्योंकि गूगल को मालूम है कि मेरी कैपेबिलिटीज मेडिकल फ्रेटर्निटी में क्या है। सर्च इंजन एग्जिस्ट टू हेल्प पीपल फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। टू डू दैट, सर्च इंजन मस्ट प्रोवाइड अ डाइवर्स सेट ऑफ हेल्पफुल हाई क्वालिटी सर्च रिजल्ट्स प्रेजेंटेड इन द मोस्ट हेल्पफुल ऑर्डर। देखते हैं सर्च इंजन क्या करता है जब लोग सर्च करते हैं। तो गूगल क्या करता है जब हमने कोई भी कीवर्ड डाला गूगल के सर्च बार में, तो एसीआरपी उसको बोलते हैं। जो भी आप सर्च रिजल्ट देखते हैं उसको बोलते हैं एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में सर्च इंजन इंश्योर करता है, यानी गूगल इंश्योर करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चेस नीड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च रिजल्ट्स। मेडिकल सर्च रिजल्ट शुड बी हाई क्वालिटी, ऑथोरिटेटिव एंड ट्रस्टवर्दी। जैसे मैंने आपको बताया COVID-19 के बारे में अगर मैं कुछ आर्टिकल लिखता हूं तो कभी भी गूगल उसको ये नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा नहीं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर मेडिकली एक्सपर्ट है, मेडिकली एक्सपीरियंस्ड है और ऑथराइज्ड है मेडिकली कुछ भी कहने के लिए, तो उसका ओपिनियन, उनकी वेबसाइट या उनका आर्टिकल वो डेफिनेटली गूगल में सर्च रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या पूरे वर्ल्ड में WHO की जितनी भी इंफॉर्मेशन COVID-19 के बारे में वो जहां जहां भी पब्लिश होती है वो गूगल अपने सर्च रिजल्ट में देता है, एसीआरपी में देता है, क्योंकि गूगल को मालूम है कि ये ट्रस्टवर्दी रिसोर्सेज से आई है, ये ऑथोराइज्ड है और ये एक्सपर्ट्स हैं। इसकी वजह से उनके सर्च रिजल्ट वहां पे आएंगे। सर्च रिजल्ट्स फॉर क्यूट बेबी एनिमल पिक्चर्स शुड बी अडोरेबल। जैसे आपने मान लीजिए ये सर्च किया कि क्यूट बेबीज, आपने छोटे बच्चों का पोस्टर आपको चाहिए छोटे बच्चों का, तो वो इतना प्यारा होना चाहिए कि आपको पहली नजर में भा जाए।
अगर आपने कोई अगली सा ऐसा पिक्चर रखा है तो वो कभी भी सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी ईएटी पॉलिसी में गूगल की नहीं आएगा। सर्च रिजल्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट और वेब पेज शुड हैव दैट डिजायर्ड रिजल्ट्स एट द टॉप। जैसे मान लीजिए आप मेरी कंपनी की वेबसाइट सर्च करते हैं और आप सोनाल्टा डिजिबीज नाम डालेंगे तो पहला नाम सोनाल्टा डिजिबीज वेबसाइट का ही आना चाहिए, और ये मेरी वेबसाइट गूगल को कॉन्फिडेंस दिलानी चाहिए कि ये सोनाल्टा डिजिबीज सर्च करने पर यही वेबसाइट दिखानी है। जब तक वो गूगल को श्योरिटी नहीं होती तब तक वो गूगल उसके एसीआरपी में सोनाल्टा डिजिबीज की वेबसाइट नहीं देगा। Searches that have many possible meanings or involve many perspectives need a diverse set of results that reflect the natural diversity of meanings and points of view. काफी सारी टर्म्स होती हैं, वो डबल मीनिंग होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दादा कोंडके की मूवी है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। इट्स अ वेरी सिंपल नेम, वेरी गुड नेम, कोई उसके अंदर खराबी नहीं है, लेकिन उसके कई सारे मीनिंग हो गए। जब हम ये गूगल में अगर ये नाम डालते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड एक तो जो उसका रियल मीनिंग है वो, फिर उसका क्या दूसरा मीनिंग इंप्लाई होता है, वैसे सारे रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स एसीआरपी में देगा। तो आप कोई पर्टिकुलर मल्टीपल मीनिंग वाला कीवर्ड ढूंढते हैं तो वो मल्टीपल मीनिंग वाला कीवर्ड वो आपको दिखाएगा गूगल अपने सर्च रिजल्ट में। इतनी उसके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पेज के अंदर भी वो चीज होनी चाहिए कि क्या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड में क्या कंटेंट ढूंढा जाता है, वो मेरा कंटेंट है क्या, अगर वो रिक्वायरमेंट मेरी है तो गूगल उसको एसीआरपी में ले, उसके लिए मुझे क्या क्या सोचना होगा। अभी तक हमने ये सारी बातें करी है। अगर सही जा रहा है तो आप मुझे अपना थंब दिखाइएगा या हाथ दिखाइएगा या कुछ लिखिएगा। अगर कंफ्यूजन है तो कोई मैसेज मुझे भेजिएगा तो मुझे पता चलेगा, वरना मैं अपने फ्लो के अंदर बोलता जाऊंगा। बेनिफिशियल पर्पस, आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या हो और क्या होना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर्पस ऑफ पेज इज द रीजन और द रीजंस व्हाई द पेज वाज क्रिएटेड। आपने जब अपनी वेबसाइट बनाई थी तो उसका पर्पस, आपने किस कारण से वो वेबसाइट बनाई थी या किन कारणों से वो वेबसाइट बनाई थी, वो सारे कारण मिल करके वो पर्पस होता है। अच्छा, उस पर्पस के रिलेटेड कोई सर्च गूगल में आता है तो आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए। ऐसा आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्लियरली आपके कंटेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए और गूगल को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव ये है। मैं आपको मेरी साइट का एग्जाम्पल देता हूं। अभी सोनाल्टा डिजिबीज जो है वो डिजिटल फ्रेटर्निटी में काम करती है। तो इसके अंदर मान लीजिए कोई भी बंदा गूगल एड्स के बारे में सर्च करता है, तो गूगल एड्स के बारे में जब सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव उसके अंदर फुलफिल होता है। और उसके अंदर 3 और क्राइटेरिया है वो रिक्वायर्ड है जो गूगल देखेगा। एक्सपर्टीज है क्या हमारी गूगल एड्स के लिए, तो गूगल देखेगा हाँ हम लोग गूगल सर्टिफाइड हैं, तो हमारे सर्टिफिकेट क्या वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं, पब्लिश हुए हैं, तो वो वहां पे पब्लिश हुए हैं। क्या हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग ऑथोरिटेटिव हैं, जिससे हम गूगल एड्स रन करके हमारे कस्टमर्स को सही तरीके का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिला पाएंगे। तो वो हमारी वेबसाइट के कंटेंट से रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ हम लोग उसके अंदर ऑथोरिटी है और हम इतने सारे कैंपेन्स कर चुके हैं और हमारा जो है रिजल्ट रेशियो ये है और वो हमारी वेबसाइट कैरी करती है। क्या हम लोग के पास में ट्रस्ट कर सकते हैं, कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमारे जितने कस्टमर्स के नाम हमने वेबसाइट के ऊपर दिए हैं वो सारे अपने फील्ड में रिनाउंड नाम है, वो अच्छी ब्रांड्स हैं। तो वो जब हमारे साथ में काम करते हैं तो गूगल को ये पता चलता है कि हम लोग इसके अंदर ट्रस्ट वर्दी है और इतने सालों से हम लोग इस बारे में इस फील्ड के अंदर काम करते हैं। तो गूगल को ये पता चलता है कि भैया इनके पास में एक्सपर्टीज भी है, इनके पास में अथॉरिटी भी है और इनके पास में ट्रस्ट भी है। तो हम लोग का बेनिफिशियल पर्पस बहुत क्लियर है। जब लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो उनको बेनिफिट होगा। तो मोस्ट पेजेस आर क्रिएटेड टू बी हेल्पफुल फॉर द यूजर्स, thus having a beneficial purpose. Some pages are created merely to make money. कई पेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए बने हैं, जैसे रमी खेलने के लिए कोई पेज बनाया है, या किसी ने आईसीआईसीआई बैंक का रेप्लिका वेबसाइट बना लिया है,
आपको ईमेल भेजता है और आपको ईमेल भेजने के बाद में बोलता है कि आपको आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और बैंक के ऊपर जाइए, बैंक की साइट पे जाइए और अपनी इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो वो लिंक जो है वो आईसीआईसीआई बैंक की रेप्लिका खुली है। ये नाइजीरिया से काफी सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो ये वेबसाइट जो ऐसे बने हैं वो कभी भी सर्च रिजल्ट में नहीं आएंगे। तो गूगल को ये सारी चीजें पता चलता है। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसे जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए पेजेस बने हैं, साइट्स बने हैं, सिर्फ कमाने के पर्पज से जो साइट्स बने हैं, वो कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप कुछ भी चीज बेचने की कोशिश करेंगे, सेल्स ओरिएंटेड आपका कोई भी कंटेंट होगा, तो इट विल डेफिनेटली नॉट गेट ऑप्टिमाइज्ड। सम पेजेस आर इवन क्रिएटेड टू कॉज हार्म टू यूजर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, बताया, ये नाइजीरिया की जो वेबसाइट्स बनाने की जो चीटर गैंग्स होती हैं वो ये सब काम करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग ए पेज इज फिगरिंग आउट इट्स पर्पस। तो आपकी वेबसाइट का पर्पस जो लोगों को रियली उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, कोई कंक्लूजन उनको ऐसा देगा जिससे उनकी लाइफ आसान होगी या उनको उनके पैसे का रिटर्न मिलेगा, वो पर्पस आपको डिराइव करना है आपकी वेबसाइट को रिडिफाइन करने के लिए, नई वेबसाइट बनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कितनी डाला बेटा? 4:30. Why is it important to determine the purpose of the page for the page quality rating? There's a question. What should we keep in mind that our website doesn't fall into such category unintentionally? Okay, so I would request, as there's a question, I would request, I will take all the questions after our webinar presentation is over. So I will try to answer almost all the questions whichever are there. Yeah, I'll come back. Just a minute. There are some interruptions which happens due to some people by mistake can click on present now, and hence I need to rearrange my presentation. So some disturbances are happening. Sorry for the inconvenience. Let's come back to the point. So why is it important to determine the purpose of the page for the page quality rating? Now this PQ is already well defined in the document which I have already stated before starting our webinar. So Google's search quality evaluators guidelines are very, very specific in each and everything, in fact. So the goal of the page quality rating is to determine how well a page achieves its purpose. In order to gain a higher ranking in ACRP I stated is search engine result pages. You must clearly define the purpose of the page and the website, which we have already talked in detail. Unless and until we do not define our purpose, which is going to serve the people's need, we cannot think of the gaining the page quality. By understanding the purpose of the page, we will better understand what criteria are important to consider which determine the page quality of the particular page or a website. हमारा पर्पस अंडरस्टैंड करने से हमको ये समझने में आसानी होगी कि पेज क्वालिटी रेटिंग में अगर हमको ऊपर आना है तो हमको कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और वो सब चीजों के ऊपर ध्यान देने से हम हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जर्नी बहुत आसानी से शुरू कर पाएंगे. वेबसाइट एंड पेजेस आर क्रिएटेड टू हेल्प यूजर्स. वेबसाइट्स एंड पेजेस दैट आर क्रिएटेड विद एन इंटेंट टू हार्म यूजर्स, deceive users, or make money with no attempt to help users will receive the lowest PQ rating, and I bet these pages will never come in the search engine result pages anytime. That is guarantee. Let us understand what is EAT in detail. So E stands for expertise, as we already talked about. So what expertise your website content should portray? This refers to the creator of the main content. So who is the creator of the main content here? Is an entrepreneur or the business owner, or the vision and mission of your business or the company. Now the purpose
See friends, there are so many new people who have joined this webinar, but it will be very difficult to revise since we are already past the half journey in this webinar. And hence, once this webinar is over, we will give some glimpse of entire webinar in brief. Yeah. So this refers to the creator of the main content on the page. So who is the main creator of the content? Is the entrepreneur or the business person or the businessman. Here you are the creator of the main content. So are you having an expertise? Are you having the required qualifications to perform? In which business are you working, and you are delivering your goods and services to the customers? So your expertise should be portrayed in the content which you are making for your website. Your qualifications should be reflecting, should be posted, should be published on the website. Are you expert on the subject? Are you expert on the topic? Do you have the credentials? Is it available to read on the website? Let's say if you go on our website carries all the certifications we do hold. Yes, any question? Okay. Now let us understand authoritativeness. What is authoritativeness? It means having generally recognized authority. People know you, know your background, and look to you as a leader in your industry. They accept you as a good source of information. Let's say our company belongs to the Ashish Publicity Group. We are a part of Ashish Publicity Group. Now, how an Ashish Publicity Group has an authority in its field? See, we are the pioneers in advertising industry in South Gujarat, number one. Number two, we are working since 22 years in the industry. Number three, each and every person works in this area in South Gujarat knows Ashish Publicity well, and at any point of time in last 22 years, they have taken the services of Ashish Publicity. So Ashish Publicity knows how to reach out to people through conventional media. Ashish Publicity knows how in the stressed time to distribute anything whichever is coming in time. So that is how we have the authority. Ashish Publicity knows each and every hawker in each and every area of entire South Gujarat. So that, in particular society, if we want to reach out to some particular house, friends, I request you to kindly do not do anything on presentation. So we have talked about expertise. We have talked about authority. What I was saying is, when we at Ashish Publicity wants to reach out to a particular society of a particular locality in anywhere in South Gujarat, we know that which paper hawker is going to that particular society, and we will contact him and we will give certain things to this particular person, and he will deliver it there. So this is how we have the authority on the industry. That is how the authority can be described. Now this authority should be reflect through the content which is there on the website, so that Google understand, yes, you have the authority, you have the experience, and people do consider you as a market leader in your particular business, in your particular industry. Third is trustworthiness. Now I don't see any reason to explain you this particular aspect, but yes, Google values this most in all the document. In fact, in case if your trustworthiness is not reflecting through your content, your website is not going to get optimized any day. So you have to concentrate on the trustworthiness part of EAT, which also refers to the person who is behind the business. So main content creator and the business person and the entrepreneur, your trustworthiness goes to your business as well. Being a trustworthy expert
and the source means people can trust you to provide honest, true information that is accurate. Now, if these three things are there and you are able to portray all these three things in your website, Google is definitely going to consider you as one good website to be shown in the search engine result pages, that is ACRP. So let us go ahead. What is YMYL? Now, YMYL, your money or your life. Here, we, according to Google, any page including content that can affect someone's health, happiness, safety, or financial stability is a YMYL page. Now, I bet everybody, whoever is here in this webinar, your website is going to, in a way, get impacted through this YMYL condition laid by Google, because ultimately somewhere down the line, whenever a person comes to your website and takes a decision, either it will impact his money, his health, his happiness, his safety, his financial stability, or his life in any way, in fact. So we need to be very, very careful in devising the content. See, shopping or financial transaction pages are the YMYL pages. Web pages that allows users to make purchases, transfer money, pay bills, etc. online, such as online stores and online banking pages. Financial information pages, web pages that provide advice or information about investment, taxes, retirement planning, home purchase, paying for college, buying insurance, etc. All these are the YMYL pages. Medical information pages, web pages that provide advice on information about health, drugs, specific diseases or conditions, mental health, nutrition, etc. are YMYL pages. Legal information pages, web pages that provide legal advice or information on topics such as divorce, child custody, creating a will, becoming a citizen, etc. News articles or public official information pages, important for having an informed citizen. Web pages that include information about local, state, national government process. All this is including everything, whatever is mentioned over here are the YMYL pages. I'll tell you, our pages also YMYL pages, because when you see our website and take a decision, in fact, recently it has happened. We have been contacted from a company from Mumbai, and they are also organizing a webinar on 1st of May. And it's a company which is working on forensic audit and various financial aspects, and their target is companies having turnover of 300 crores plus, and they are going to have the webinar on the 1st May. Now they have found us on Google. Now when they have found us on Google, they have talked to us for first 3-4 days and understood what we are doing, how can we help in marketing their webinar, and then they have decided to go on for having the promotions through us. So we are creating their web page, landing page, we are creating the campaign, and we are going to roll on the campaign by tomorrow. Now, in a way, they have already reached their big amount in marketing without meeting us in person. So all these things have happened only on online. So in case if we are having some misleading content, and due to which this company is going to deal with us, and then they get some bad experience, no, ultimately Google is going to have the bad impression in those particular clients' mind. So Google is very, very particular about this, and hence, in case if we would like to optimize our websites, we have to be very, very particular in all aspects of our content. Before we design our website, we need to see all these aspects, right? Let's go ahead. Now, I would like to give you some bonus tips. So here, when we are talking about everything in threes number, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So here, I'll give you some tips which are also in count of 3 only. So what are the tips? Let's talk about this. The first tip is, whatever I have told you, or I have asked you, or I have explained you right now, इतना टाइम से हम लोग जितनी डिस्कशन कर रहे हैं, ओके, रिक्वेस्ट है हिंदी में बात करने की, मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फ्लो के अंदर कहीं बह जाऊंगा तो मुझे फिर याद दिलाना। जितनी हमने बातें करी हैं, उसमें से सबसे पहली बोनस टिप ये है कि आप आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को रीडिफाइन करने की जब भी शुरुआत करो, तब सबसे पहले जितना कंटेंट मैंने अभी आपको दिया है
उस कंटेंट के बारे में आप ध्यान दें, ये मेरी पहली टिप आपको है। अच्छा, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? मेटा टाइटल, दूसरी चीज है मेटा डिस्क्रिप्शन, और तीसरी चीज है मेटा कीवर्ड्स। अब ये जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, ये क्या है? ये कीवर्ड्स वो कीवर्ड है जो लोग गूगल में डालते हैं। जब गूगल में लोग डालते हैं, जैसे मेरी कंपनी के लिए लोग डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज नियर मी, जब डिजिटल मार्केटिंग इतना ही लिखते में गूगल उसको पूरा फुलफिल करके 15-20 अलग अलग ऑप्शन देता है कि आपको ये कीवर्ड चाहिए, ये कीवर्ड चाहिए, ये कीवर्ड चाहिए। ऑटो कंप्लीट मैकेनिज्म गूगल का जो है वो कीवर्ड की काफी सारी लिस्ट आपको दे देता है। तो उस कीवर्ड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो एसईआरपी में दिखता है वो आपको दिखता है मेटा टाइटल, और उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, ये क्या होता है। ये है मेरी कंपनी का सर्च रिजल्ट, एसीआरपी में जो दिखता है वो ये है। तो ये जो सोनाल्टा डिजिबेस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन सूरत, ये आप इसको समझिए, ये है मेटा टाइटल। इसके नीचे लिखा है सोनाल्टा डिजिबेस इज लीडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी इन सूरत, वी आर वन ऑफ द बेस्ट एसीओ कंपनीज इन सूरत एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन सूरत। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। जब ये कीवर्ड डाला गया सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी इन सूरत, ये कीवर्ड आपको दिख रहा है गूगल की विंडो में, जब ये कीवर्ड डाला गया तब ये रिजल्ट आया। तो ये आपको मेटा टाइटल और आपको मेटा डिस्क्रिप्शन देता है। इसके बहुत मायने हैं दोस्तों। जो कंटेंट आप डिसाइड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के लिए, उस कंटेंट को डिसाइड करने से पहले आपको कीवर्ड सर्च करने होंगे, आपकी इंडस्ट्री के क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कीवर्ड आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको और 2 बोनस टिप देता हूं जो इस प्रेजेंटेशन में मैंने मेंशन नहीं करी है। मैं आपको 2 ऐसी टूल बताता हूं जिस टूल के जरिए आप आपकी इंडस्ट्री के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप ये लिखिए कीवर्ड शीटर, आप इसको लिख सकते हैं कीवर्ड शीटर। जब आप कीवर्ड शीटर गूगल में डालेंगे तो इसकी वेबसाइट आपको आएगी। आप इसमें डालिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, मैंने मेरा कीवर्ड है वो मैं डालता हूं, तो उसके अनलिमिटेड कीवर्ड्स, वो एक के बाद वो चेन बना के उस कीवर्ड के कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं, कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो पूरी लिस्ट बनाता जाएगा। आपको थक कार कर कहीं 400-500 लिस्ट के ऊपर उसको स्टॉप करना होगा। फिर वो कीवर्ड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो एक्सपोर्ट किए हुए कीवर्ड के ऊपर फिर आप आपका कंटेंट बना सकते हैं, और उस कंटेंट के ऊपर से फिर आप आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस बना सकते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड आपके डेवलपर आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो इसको डिजाइन करने में वो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, और आप ये चाहते हो कि जब लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विस सर्च करें तब आपका सर्च रिजल्ट दिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। ये कीवर्ड शीटर आप डाल सकते हैं। और दूसरा, एक गूगल क्रोम अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए एक प्लगइन है कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये प्लगइन जो है, आप गूगल में जब भी कोई भी एक्टिविटी करोगे, कोई भी कीवर्ड डालोगे, तो उसके बगल में उस कीवर्ड के ऊपर गूगल के अंदर कितने सर्चेस होते हैं एक महीने के अंदर आपके एरिया में, आपके देश में, या पूरी दुनिया में, या किसी भी रीजन में, वो उसके बगल में आपको सारी स्टैटिस्टिक्स बता देगा। तो कीवर्ड शीटर और कीवर्ड्स एवरीवेयर, इन 2 टूल्स का आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप करिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा। थोड़ी बहुत जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए, जिससे आप आपके वेब डेवलपर को या आपके मार्केटर को, आपके एसईओ करने वाले को आप गाइड कर सको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चंस? वी विल टेक द क्वेश्चंस लेटर ऑन वंस वी कंप्लीट दिस। मैं दोस्तों सोशल मीडिया, मैंने आपको मना किया था कि हम बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी इसके ऊपर टिप्स देने वाला हूं, क्योंकि सोशल मीडिया में मुझे कुछ ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। सब लोग एक्सपर्ट है, और पिछले 30-32 दिनों में तो सब लोगों ने फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम लाइव और IGTV और जूम और जितनी भी एप्स है सोशल मीडिया के ऊपर, सारी की सारी में एक्सपर्टीज पा ली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ऑल्सो इज फॉर द बिजनेस पर्पज। इनफैक्ट
आप किस पर्पस से सोशल मीडिया यूज करते हैं और आपके बिजनेस के लिए उसको ऑप्टिमाइज करते हैं या एनहेंस करते हैं, ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मेरी थोड़ी सी टिप्स आपको इसके लिए है। इसके अंदर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप कंसिडर कीजिएगा EAT। आप प्रेजेंटेशन नहीं दिस है दोस्तों, एक मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं। प्रेजेंटेशन चालू है ना? ओके फाइन। सोशल मीडिया टिप्स में भी मैं आपको यही बताऊंगा। EAT, लेट अस अंडरस्टैंड, बी इट योर बिजनेस पेज, ग्रुप और योर पर्सनल प्रोफाइल। आप वही पोस्ट करें जिस पोस्ट के जरिए आपकी अपने प्रोफेशन की एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी और ट्रस्ट पोर्ट्रे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हम आशीष पब्लिसिटी ग्रुप मुंबई की एक कंसल्टेंसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, प्रोपेल करके। उन्होंने हार्दिक हरसोरा करके एक जेंटलमैन है, कंसल्टेंट है, बहुत जाने माने कंसल्टेंट है। उन्होंने कोविड-19 जैसे लॉकडाउन हुआ, एक कोविड-19 बिजनेस चैलेंजेस ग्रुप फेसबुक पे बनाया और इस ग्रुप में उन्होंने लोगों को ऐड करना शुरू किया और ये ग्रुप आज एक अच्छी खासी 600-700 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, जो कम्युनिटी बहुत सीरियस बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो लोग पोस्ट कोविड-19 अपने बिजनेस को चैलेंजेस से ओवरकम करके आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अभी से इसके ऊपर काम करें। पिछले 30-32 दिनों में इतने सारे इन्होंने काम किए हैं। तो ये सोशल मीडिया का यूज है। अभी सोशल मीडिया में मैं क्या खाना पकाता हूँ, मैंने आज क्या डिश बनाई है, वो भी मैं पोस्ट करता हूँ। मेरी सेल्फी पोस्ट करता हूँ, मेरी शायरी पोस्ट करता हूँ। तो ये सब चीजें तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस बिजनेस पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, तो आपकी सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए आपकी कम्युनिटी, आपका टारगेट ऑडियंस या आपसे जुड़े हुए लोग आपकी एक्सपर्टीज, आपकी ऑथोरिटी और आपके ट्रस्ट उसके अंदर से गेन कर सके और उनको ये लगे कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट फिट है। अगर उनकी इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो वो आपको जरूर याद करने चाहिए। ये वहां से पोर्ट्रे होना चाहिए। पोस्ट ओनली व्हाट एस्टेब्लिश योर एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट in what you do in your business or profession. So this is where we would like to conclude our session. और इस कंक्लूजन में हम क्या टेक होम ले जाएंगे, इसके 5 पॉइंट है। आई वुड लाइक टू वंस अगेन रीइटरेट दोस थिंग्स। हमको क्या इसके अंदर से मिलने वाला है। बेसिक सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट इज डिजायर्ड इन परस्यूट ऑफ रीडिफाइनिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस पोस्ट लॉकडाउन। अगर आप सही में सीरियसली पोस्ट लॉकडाउन आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को रीडिफाइन करना चाहते हैं तो आपको सीरियसली एक अच्छी सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी है तो आपकी वेबसाइट को ऑडिट करना चाहिए और इस वेबसाइट को ऑडिट करने के बाद में आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि जो क्राइटेरियाज अभी हमने डिस्कस किए उसमें आपकी वेबसाइट फिट बैठती है कि नहीं। अगर फिट नहीं बैठती है तो आपको उसको अगेन रीडिफाइन करना चाहिए, रीडिजाइन करना चाहिए। फिर योर वेबसाइट मस्ट एस्टेब्लिश योर एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट अमॉन्ग योर प्रोस्पेक्टिव बायर्स। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्सपर्टीज आपकी एस्टेब्लिश करे, ऑथोरिटी आपकी एस्टेब्लिश करे और ट्रस्टवर्दीनेस आपकी एस्टेब्लिश करे। तीसरा हमारा कंक्लूजन जो ये है, टेक होम है, आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट भी ये चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी और ट्रस्ट। चौथी, मोस्टली योर वेबसाइट विल ऑल्सो फॉल अंडर YMYL पेजेस क्राइटेरिया। योर मेन कंटेंट मस्ट बी फ्रेम टैक्टफुली। अगर आपका कंटेंट योर मनी योर लाइफ क्राइटेरिया में आता है, जो कि मोस्टली आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, तो आपका कंटेंट बहुत टैक्टफुली डिजाइन होना चाहिए अगर आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर रिफ्लेक्ट होना है पहले 15 रिजल्ट्स के अंदर तो। और पांचवा टेक होम जो है, बिफोर ड्राफ्टिंग मेन कंटेंट थिंक ऑन द टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स फॉर ईच पेज ऑफ योर साइट। दोस्तों ये 5 टेक होम जो है, इसके साथ में हम अपना वेबिनार यहां कंक्लूड करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम एंड आई थिंक वी हैव 4:59 यानी 1 मिनट बाकी है 5 बजने में और हमने हमारा वेबिनार यहां पे कंक्लूड किया है। अभी हम थोड़ी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हाँ,
what should we keep in mind that our website don't fall into such category unintentionally? Okay, जय भाई का एक क्वेश्चन है। जय भाई, आप ये पूछना चाहते हैं कि अनइंटेंशनली आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा आ गया है और इस क्राइटेरिया में अगर आपको फुलफिल नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए? एम आई राइट? मैं सही समझ रहा हूं आपका क्वेश्चन? जो कि मैं सही समझ रहा हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका वेबसाइट को आपको ऑडिट करना पड़ेगा और ऑडिट करने से आपको ये पता चलेगा कि EAT, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी, ट्रस्ट और YMYL इन मतलब गूगल के, मैं आपके यहाँ पे मैं उसकी लिंक जब मैं अपना ये वेबिनार पब्लिश करूंगा सारे चैनल्स के ऊपर, तो मैं इसको जरूर सब जगह पे उसकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट पोस्ट करूंगा, जिससे आप पता कर सको कि इसके अंदर, इस ड्राफ्ट के अंदर क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। तो वो ऑडिट करने से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपको क्यूरेशन करने की, कंटेंट क्यूरेट करना है, कहाँ कहाँ कंटेंट करेक्ट करना है, कहाँ कहाँ कंटेंट रीराइट करना है। इतना आपको जरूर करना पड़ेगा, वरना आपकी वेबसाइट अनइंटेंशनली ही सही ACRP में, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में नहीं आएगी। What is another question? Yeah. Google versus GoDaddy. What is the benefit given? अच्छा, Google versus GoDaddy. GoDaddy एक तो सर्च इंजन नहीं है, GoDaddy इज अ डोमेन बुकिंग साइट है। तो Google का और GoDaddy का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि GoDaddy में आप वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूं कि आप वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, websites.google.com, या गूगल के ऊपर आप वेबसाइट बनाए या GoDaddy में आप वेबसाइट बनाए, तो कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। देयर आर नॉट ओनली GoDaddy और Google, देयर आर Wix, देयर आर WordPress, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स व्हिच गिव्स यू the facility to create enormous website without spending any penny. आप बिना पैसा खर्चा किए भी बहुत अच्छे वेबसाइट अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे, अल्टीमेटली जितने भी, जैसे GoDaddy है, गूगल है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेबसाइट डिजाइनिंग की आपको फैसिलिटी देते हैं, वो सारे के सारे वर्ल्ड क्लास हैं और वो सारी सर्च इंजिन्स की क्राइटेरियाज को फुलफिल करते ही हैं। ओनली थिंग इज आपको कंटेंट के अंदर और उसके अंदर क्या चीजें डालनी है, उन सब के अंदर ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें तो मतलब हर एक प्लेटफॉर्म की इक्वल है। मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि GoDaddy अच्छा है या गूगल अच्छा है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। Does Google itself takes meta title and description from your page, or we can decide? No, Google will not take. We will have to define. If Google अपने आप से कोई भी चीज नहीं लेगा, क्योंकि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ही चीजें हैं जो गूगल की क्राउलर्स, जो गूगल के रोबोट्स होते हैं, बोट्स होते हैं, जिसको क्राउलर्स बोलते हैं, वो हर एक वेबसाइट को विजिट करते हैं फिजिकली। तो जब गूगल के क्राउलर्स, आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसको इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो इंडेक्स होते हैं आपके पेजेस, गूगल की डायरेक्टरी में लिस्ट होते हैं। जब गूगल की डायरेक्टरी में लिस्ट होते हैं तो गूगल के रोबोट्स आपकी साइट्स को विजिट करते हैं फिजिकली। तो जब विजिट करते हैं तो उसको जो चीज समझ में आती है वो होती है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स। ये जो मेटा चीजें हैं वो गूगल के क्राउलर्स को समझ में नहीं आती है। तो अगर ये आपका मेटा टैग्स अगर खाली है आपकी वेबसाइट का, तो गूगल आपकी साइट को कभी लिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी साइट में क्या है। आपने इतना अच्छा कंटेंट डिजाइन किया है, उसके बाद भी अगर आपकी टाइटल खाली है, मेटा टैग्स आपके खाली है, तो गूगल उसको कुछ नहीं कर पाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस आंसर, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? Many a times, while searching for something, many ads appear such as Just Dial or any other agency. How to avoid them and make our website in prior search? So, आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए एक ही जरिया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा जरिया है गूगल को पे करो और गूगल एड्स के जरिए आपकी कंपनी की लिस्टिंग्स को ऊपर लाओ। लेकिन गूगल एड्स के अंदर भी ये सारे क्राइटेरिया काम करते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर काम करते हैं। मान लीजिए आपने गूगल एड्स बना दी और वो गूगल एड्स के लिए आपने बहुत अच्छा खासा बिडिंग कर दिया, बहुत सारे पैसे आपने बजट बना लिया,
और आपने गूगल एड्स, गूगल को बोला कि ये चलाओ, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर भी आपका एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी और ट्रस्ट ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो आपकी एडवर्टाइज भी रन नहीं करने वाली है। तो आपकी जब तक ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती है आपकी वेबसाइट की, तब तक आपको गूगल के ऊपर गूगल एड्स रन करने चाहिए, तभी जाके लोगों को आपका लिस्टिंग मिल पाएगा। जैसे सोशल मीडिया पे आप एड्स ऑलरेडी करते हैं, सोशल मीडिया इज अ पुश मीडिया, सोशल मीडिया में आप लोगों की जिंदगी में घुसते हैं। सर्च इंजन में जब लोगों को जरूरत होती है तब वो सर्च करते हैं और आपका सर्च रिजल्ट उसको मिलता है, तो वो आपकी साइट पे आते हैं। तो जब सर्च इंजन में बंदा एक्टिविटी करता है तो दैट मीन्स वो मेंटली प्रिपेयर्ड है डिसीजन लेने के लिए, तभी वो सर्च इंजन में आ रहा है। तो इसलिए आपका सर्च इंजन रैंकिंग आपके सोशल मीडिया प्रमोशन से भी बहुत ज्यादा वाइटल है, और इसीलिए आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा वाइटल है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस आंसर। अच्छा, एक और जब मैंने गूगल फॉर्म इसका पोस्ट किया था इस वेबिनार को अनाउंस करते टाइम 5-6 दिन पहले, तो उसमें मेरे दोस्त हैं मिस्टर रवि शाह। मिस्टर रवि शाह के 2 क्वेश्चन है, मुझे मालूम नहीं है रवि शाह अभी ऑनलाइन है कि नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके सवाल जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा। उन्होंने पूछे थे डिजिटल कैटलॉग कैसे काम करता है, और स्मॉल एंड मीडियम एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा मार्केट प्लेस अच्छा है। तो दोस्तों, डिजिटल कैटलॉग आपको हर एक जगह पे, डिजिटल कैटलॉग बेसिकली अगेन एक वेबसाइट का ही रूप हो गया। आपकी वेबसाइट कह लीजिए या आपका डिजिटल कैटलॉग कह लीजिए, या आप उसको HTML कोड तो हर एक के अंदर जरूरी है और उसको भी ऑप्टिमाइज करना ही पड़ता है। So digital catalog can be a part of your web page, or it can be subdomain, or it can be anything. So digital catalog सर्च इंजन में तो आप आपकी वेबसाइट के जरिए पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, फेसबुक में आपको ऑलरेडी एक डिजिटल कैटलॉग पब्लिश करने के लिए फैसिलिटी मिलती है। फेसबुक जब आपका अगर फेसबुक पे बिजनेस पेज ऑथोराइज्ड है और आपकी वेबसाइट फेसबुक के अंदर ऑथोराइज्ड है और वेरीफाइड है, और फेसबुक के सारे जितने भी मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शंस आपने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करके रखे हैं कोडिंग के अंदर, तो गूगल आपको फेसबुक आपको फैसिलिटी देता है कि आप आपका कैटलॉग और आपका कैटलॉग एड्स फेसबुक के अंदर रन कर सके। तो फेसबुक कैटलॉग एड्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एड्स फॉर एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जितने आपने लंबे लंबे बहुत सारे कराउजल्स देखते हैं 15, 20, 25, 30, वो सारे कराउजल जो हैं दे आर द फेसबुक कैटलॉग। तो रवि, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कैटलॉग कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर एज ए सब डोमेन आप डिजाइन कर सकते हैं, और या तो ईमेलर के जरिए आप लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कैटलॉग के ऊपर से भी आपका एक काम, अल्टीमेटली गोल यही रहेगा कि वो वेबसाइट के ऊपर आए, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर आएगा तभी तो आपके साथ में ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी होगा और फैसिलिटेट भी होगा। तो ये कैटलॉग के बारे में है। दूसरा, कौन सा मार्केट प्लेस जो MSME के लिए आइडियल है? सो देयर आर सो मेनी मार्केट प्लेसेस। Alibaba is one such marketplace. India Mart is one such marketplace. Any e-commerce, shop in shop portals are marketplaces. जैसे Amazon is a marketplace, Flipkart is a marketplace. So all these are the marketplaces, and each wherever your target audience are available, you should go to all the marketplaces. That is what is my suggestion. But you cannot manage all. So in case if your category is B2B, then India Mart, Trade India and Alibaba, they are the appropriate target audiences for you. अच्छा, नीलेश जी का एक क्वेश्चन है, फेसबुक वर्सेस गूगल, व्हाट इज बेस्ट? देयर इज नथिंग लाइक फेसबुक वर्सेस गूगल। एक कॉइन के 2 साइड्स है, फेसबुक और गूगल। आपकी जिंदगी में या बीवी या माँ, कौन इंपॉर्टेंट है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप किसी एक को चुन नहीं सकते हैं कि मैं माँ को चुनूं या मैं बीवी को चुनूं। वैसे ही फेसबुक या गूगल, दोनों के पर्पस अलग है, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग है। मैं आपको बताता हूं क्या दोनों के एडवांटेजेस है। कॉन्स किसी में भी नहीं है, प्रोज जरूर है। गूगल इज अ पूल मीडियम। जब भी कोई बंदा जिसको जरूरत है, जो मेंटली प्रिपेयर्ड है आपको ढूंढने के लिए, तभी वो गूगल में जाएगा और ढूंढेगा, और आप उसको दिखते हो तो आपके साथ में वो डील होने की चांसेस है। तो जैसे मैं आपके पास में बेचने आता हूं,
तो मैं फेसबुक हूँ, और आप मेरे पास में परचेस करने आते हैं तो मैं गूगल हूँ। तो आपको किसी को कुछ बेचना है तो लोगों को आप बताते हैं जाके, एक दो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो फेसबुक इज अ पुश मीडियम, गूगल इज अ पुल मीडियम। गूगल में आपको कुछ भी काम करने के लिए आपकी वेबसाइट चाहिए। अगर आप फेसबुक में भी कुछ भी काम करते हैं तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव फेसबुक के ऊपर से भी उस लीड को आपकी वेबसाइट के ऊपर ही डाइवर्ट करने का होगा, और वही आपको करना चाहिए, क्योंकि फेसबुक इज अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। वहां पे आपने अपना पेज बनाया है और उसी पेज के अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो कोई भी आपके साथ में जो बंदा एंगेज होता है वो कोई वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं जाना होगा आपके साथ में ट्रांजेक्शन करने के लिए। वो कहीं ना कहीं जाने की क्या प्लेस है? वो प्लेस है आपकी वेबसाइट, या जहां पे आपको उसको लैंड करवाना है वहां की यूआरएल के ऊपर आप उसको लेकर जाओगे। तो फेसबुक इज अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, एंड गूगल इज योर ओन प्लेटफॉर्म वेयर यू आर रिफ्लेक्टिंग यू आर पब्लिशिंग योर वेबसाइट, एंड पीपल आर सीरियस व्हेन दे आर कमिंग गूगल। फेसबुक के ऊपर लोग लीजर में है, टाइम पास करते हैं, सोशल हो रहे हैं, उस बीच में आपकी प्रेजेंस उसको दिखती है, और वो वहां पे जब वो एक्शन लेगा तब लेगा। इसका मतलब ये नहीं है फेसबुक काम नहीं करता है, फेसबुक बहुत काम करता है, और बहुत उसके ऊपर जो लीड आती है वो बहुत मायने रखती है। लेकिन फेसबुक वर्सेस गूगल इज नॉट देयर। योर डिजिटल strategy should include Facebook and Google as well. Not only Facebook, I'll tell you LinkedIn, I'll tell you all those platforms where your target audience is there. You should be present everywhere wherever is your target audience is. But ultimately you have to see that everywhere you are portraying your expertise, your authority, and your trust. Yes. Any other questions? I think are we, it is 5:11 already, so I will take one last question and then we will conclude this webinar, and then we will upload all this at all other media channels. So which keywords can be used, broad match modifier or phrase match modifier, for targeting the audience? So let me which keywords can be used, broad match modifier. See, it depends on the strategy. What is your target audience, and for what objective you are publishing your ad. When you are publishing your ad in Google, you have to define either broad match is basically either or, मतलब ये या ये, मतलब मैं राजेश खन्ना की पिक्चर देखूंगा या अमिताभ की देखूंगा या शशि कपूर की देखूंगा। अगर आज की तारीख में अगर मुझे देखना है तो या मैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखूंगा, या अमेजोन की देखूंगा, या Z5 की देखूंगा। सो दिस इज ब्रॉड मैच। web series is a broad match, but web series on Netflix on crime is a perfect match. So आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि जब लोग आपको सर्च करेंगे तो वो कौन से, आप उसको किस कीवर्ड में दिखना चाहते हैं। अगर आपका एकदम नीश कीवर्ड है तो आपको परफेक्ट मैच में ही जाना चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा एरिया वाइडन करना चाहते हैं तो यू हैव टू डिफाइन योर ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, राइट? आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। सो देश भर, दुनिया भर मेरे साथ ज्वाइन करने वाले मेरे सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा है आज का वेबिनार करके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप आपका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, और जब ये सोशल मीडिया पे सारे चैनल्स के ऊपर पब्लिश होगा तो इस वेबिनार को लोगों तक शेयर करके, लाइक करके, इसके ऊपर कमेंट करके आप हमको ऑब्लाइज कीजिएगा। और इस बीच में अगर हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो यू कैन रीच आउट टू अस। दीज आर माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स। सुनील चापुरकर, मेरी वेबसाइट है sonaltadigi.biz, socialsunil.com, मेरी info@sonaltadigibiz.co.in मेरी ईमेल आईडी है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9925225101। With this, I would say thank you, and I am signing off. Thank you so much. God bless you all. Keep rocking, keep redefining, and keep coming in the first page of Google all the time. God bless you all. Thank you.